गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड बल्ब्स। ठीक है, देखो टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉयल वाटर। देखो हीटर में क्या होता है मालूम है, आपने देखा होगा कि किसी बकेट के अंदर में आप ऐसा एक हीटर रखते हो। ठीक है, ऐसा एक हीटर होता है और वो हीटर को जो है ना ऐसी कॉइल होती है ना, ऐसी कॉइल होती है और ये कॉइल को आप फिर क्या करते हो, वायर लगा देते हो। तो बस फिर ये जब वायर आप लगा दोगे, इसके अंदर में पानी है, ये हीटर ये पानी को गर्म क्यों करेगा? तो हम बोलेंगे वो गर्म इसलिए करेगा कि हीट का फॉर्मूला है I² इंटू आर इंटू टी, है ना, I² RT, ये फॉर्मूला है हीट का। हम बोलेंगे कि इस वजह से वो गर्म करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से जितना आप करंट पास करवाओगे, जितनी देर के लिए करवाओगे, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हीट प्रोड्यूस करने के केस में हमारे पास में एक और था हीट का फॉर्मूला, बट हीट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय Q यानी कि H। Q बताओ या H बताओ, बात एक ही है, MS डेल्टा थीटा, MS डेल्टा थीटा। व्हाट इज M? M क्या होता है मालूम है ना अपने को? मास। S क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, हीट सेक्शन याद आया क्या? और डेल्टा थीटा क्या होता है? टेम्परेचर राइज, है ना, किसी भी चीज़ की टेम्परेचर राइज करने के लिए ये डेल्टा थीटा, ये आपको याद आया? अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी हीट प्रोड्यूस होगी हीटर में, हम ऐसे लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर, हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर इज इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। अरे है कि नहीं बात सही? टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर हीट कितनी जनरेट हो रही है, इधर हीट का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है? जे इंटू इधर की हीट, इधर की हीट की वैल्यू को क्यू लिखता हूं मैं, ऐसे क्यू लिखता हूं। वर्क इज इक्वल टू जे क्यू, ये फॉर्मूला पुराने जमाने से याद है ना अपने को, है ना। ये वर्क की जगह पे ये एच आ जाएगा, कौन सा? ये वाला एच आ जाएगा, ये वाला एच। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कि एच वर्क। एक और चीज लिख सकते हो, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम ना, वर्क अपॉन टाइम। अरे वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम ऐसा बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो मैं इसको लिख दूंगा पावर इंटू टाइम, क्योंकि अपने को क्या करेगा मालूम है, ये हीटर का पावर दिया रहेगा, ये हीटर का क्या देगा अपने को? पावर देगा। तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू इधर कौन रहेगा? जे इज इक्विवेलेंट है, और ये कौन है? MS डेल्टा थीटा, MS डेल्टा थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे आप? अब इसमें से निकालना है आपको कि वैल्यू किसी भी निकाल लो, अगर टाइम पूछा है तो टाइम निकाल लो, तो टाइम कितना हो जाएगा फिर यहाँ से? टाइम इज इक्वल्स टू, आपको निकालना है टाइम इज इक्वल्स टू, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा JMS डेल्टा थीटा अपॉन पावर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। व्हाट इज J इक्वल टू? J इक्वल्स टू 4.2, है ना, जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी ऐसा होता है ना वैल्यूज का, 4.2 होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू बोलता हूँ कि 4.2 जूल पर कैलोरी है इसकी वैल्यू, तो फिर मेरे पास में वाटर के लिए क्या हो जाएगा? देखो केस फॉर वाटर, अगर मैं वाटर के लिए केस निकाल रहा हूं तो ये टाइम कितना निकलेगा? टाइम रिक्वायर्ड क्या लिखा मैंने? टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉईल द वाटर। वाटर को बॉईल करने के लिए कितना लगने वाला है? तो हम बोलेंगे उसको कि इट रिक्वायर्स 4200, ये JM की वैल्यू, JMS की वैल्यू, एस इज स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको मालूम है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 4.2 जूल पर ग्राम। ग्राम को किलोग्राम करो, 10⁻³ ऊपर आके 10⁻³ बना, 4200 kg हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे फिर मास kg में इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, और अपन पावर। अरे समझ गए? ठीक है, यहाँ पे मास kg में लेने का, M kg में लो, इन kg, M इन kg, मास को kg में ले लो, बस खत्म। ये वाला फॉर्मूला है आपका। टाइम रिक्वायर्ड 4200 M डेल्टा थीटा बाय पावर। ठीक है, ऐसा ले लोगे, मास केजी में ले लेना, क्योंकि आपने वैल्यू को क्या कर दिया? एस स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम थी, यानी कि 4.2 जूल पर ग्राम थी, ग्राम को किलोग्राम किया, 10⁻³ बनता है नीचे, ऊपर जाके 10⁻³ हो गया, 4200 लिख दिया आपने। इतना टाइम लगने वाला है आपको। इसमें से डेल्टा थीटा निकालना है, अगर पावर दिया हुआ डेल्टा थीटा निकालो बोले तो यही फॉर्मूला यूज करने का। ये जनरल फॉर्मूला है, ये याद रख लो, ये जनरल फॉर्मूला, इसको कभी नहीं भूलने का। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ की। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ओके देन, अब देखो हम एक बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रिक कैटल हैज 2 कॉइल्स। एक इलेक्ट्रिक कैटल है, उसको 2 कॉइल है, समझो। कॉइल इज स्विच्ड ऑन
इट टेक्स टाइम T1। एक कॉइल, पहला कॉइल अगर आप चलाते हो, पहला कॉइल T1 टाइम लेता है पानी गर्म करने के लिए समझो, और दूसरा कॉइल T2 टाइम लेता है पानी गर्म करने के लिए। तो अगर आपने दोनों रेजिस्टेंस, पहले एक रेजिस्टेंस के साथ में आपने कॉइल को चलाया, बाद में दूसरे रेजिस्टेंस के साथ आपने कॉइल को चलाया, तो अगर दोनों रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो कितनी देर में पानी गर्म होगा, और अगर पैरेलल में लगा दिया जाए तो कितनी देर में पानी गर्म होगा। देखो जरा, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीरीज में अपन ने देखा है कि पावर का रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, तो 1/PS = 1/P1 + 1/P2। यानी कि देखो पावर को कैसे लिख सकते हैं अपन, हीट अपॉन टाइम ना, एनर्जी अपॉन टाइम बोले तो हीट अपॉन टाइम। तो आपने लिखा पावर की जगह पे हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1/H1/T1 + 1/H2/T2। इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, और क्योंकि H जो है वो सेम है, यानी कि सेम हीट लगने वाली है। बॉईल करने कितनी हीट लगेगी, 0 से 100 डिग्री जाने को जितनी हीट लगेगी वो तो दोनों केसेस में कॉमन होने वाली है, तीनों केसेस में कॉमन होने वाली है। देयरफॉर टाइम टेकन TS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 + T2 हो जाएगा। यानी कि टाइम टेकन बाय द कॉम्बिनेशन टू बॉईल द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, TS इज इक्वल टू T1 + T2। ठीक है, सीरीज के अंदर में दोनों टाइम का एडिशन हो जाएगा, और पैरेलल के अंदर में वो दोनों टाइम का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकलेगा, TP इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 + T2। ठीक है, ऐसे निकलेगा। कैसे निकला, वहां पे पावर के एडिशन लिया आपने, P1 + P2 कर दिया डायरेक्टली, उसके अंदर में H का फॉर्मूला रखा, H कांस्टेंट है दोनों तरफ, तो इसीलिए फिर ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, 1/TP = 1/T1 + 1/T2। इस तरह करते करते आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है, टाइम टेकन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन टू बॉईल द सेम वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है टाइम, इससे टाइम निकलेगा आपका T1 T2 अपॉन T1 + T2, यानी कम निकलेगा टाइम, और सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओगे तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन ये भी याद रख लो। तो देखो एक क्वेश्चन हमको दिया है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, और यहाँ पर दूसरा एक बल्ब लगा हुआ है, इसकी रेटिंग है 50 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि हमने दोनों को भी 220 तो दिया नहीं, और हमने उनको सीरीज में लेकर 220 पे लगा दिया। AC लगाओ या DC लगाओ चलता है। ठीक है, मैंने उनको लगा दिया है यहाँ पर 220 पे। अब जब मैंने इनको 220 पे यहाँ पे लगाया है V पे, तो अब मुझे क्या करना है मालूम है कि इसमें से कौन ज़्यादा ग्लो करेगा ये भी बताना है, और पावर कंज्यूम जो है दोनों सर्किट का वो भी निकालना है। ठीक है, हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूले है, लेकिन वो शॉर्टकट फॉर्मूले आए कहाँ से थे मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको समझाने से कि ये P1 बल्ब है, ये P2 बल्ब है और इसका ऐसे होता है ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें बताने से अच्छा है कि मैं इसको सॉल्व करके बता दूँ। न्यूमेरिक वैल्यू मैंने डाल दी उसकी जगह पे, और आपको बताऊंगा कि जो फॉर्मूला हमने शॉर्टकट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, यानी कि जब सीरीज में होता है तो 1/P कंज्यूम इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 होता है, और जब पैरेलल में होते हैं तो जब दोनों का एडिशन होता है। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बल्ब का नाम B1 रख देते हैं, ये बल्ब का नाम B2 रख देते हैं। अब हम यहाँ पर कंज्यूम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, तो पावर कंज्यूम इज इक्वल टू I²R या फिर V²/R। ये दो फॉर्मूले अपने पास, ये दोनों में से यहाँ कौन सा अप्लाई होता है, सोचो था। यहाँ पर अप्लाई होता है I²R वाला फॉर्मूला। क्यों, बिकॉज वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों में डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो रहा है क्योंकि सीरीज सर्किट है, लेकिन करंट जो है वो कांस्टेंट है, दोनों में से सेम करंट जाने वाला है। तो मैं लिखूंगा कि एज करंट इज सेम, तो क्या करना चाहिए हमको, फॉर्मूला ये यूज करना चाहिए, P कंज्यूम इज इक्वल टू I²R। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P कंज्यूम 1 के लिए I²R1 और P कंज्यूम 2 के लिए I²R2। अब ये पता करते हैं कि R1 R2 में से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है कैसे पता करेंगे, रेटेड पे से, रेटेड पे से। एज रेटेड पावर इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना, ऐसे होता है ना, P इज इक्वल टू V²/R, ये है ना, P इज इक्वल टू V²/R, लेकिन रेटेड है ये रेटेड वैल्यूज है, तो इसमें से रेजिस्टेंस निकल जाता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेटेड वैल्यू, तो दोनों की 220 है ना, 220 है, रेटेड की बात हो रही है, अप्लाइड की नहीं, रेटेड की बात हो रही है, तो रेटेड तो दोनों में 220 है, इसलिए ये कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस को देखा जाए तो ये पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेटेड पावर के साथ। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रेटेड पावर किसका ज़्यादा है, B1 का।
देयरफॉर आपका रेजिस्टेंस जो आएगा 1 का वो कम आएगा और रेजिस्टेंस जो आएगा 2 का वो ज़्यादा आएगा, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर। अब यहाँ देखो ज़रा, कंज्यूम पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, बट कंज्यूम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? R2 का। देयरफॉर कंज्यूम पावर कंज्यूम्ड इज, ऐसा लिख पाऊंगा मैं कि कंज्यूम पावर किसके लिए ज्यादा होगा? P2 के लिए। P2 इज ग्रेटर देन P1। पावर कंज्यूम्ड इज P2 इज ग्रेटर देन P1। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बल्ब B2 विल ग्लो ब्राइटर। अब देखो, टोटल पावर कंज्यूम निकालेंगे सर्किट का। टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो हम लिखेंगे टोटल पावर P टोटल इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस टोटल। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2, दोनों बल्ब सीरीज में है ना। R1 प्लस R2 दोनों बल्ब सीरीज में हुए, तो हमने ये लिख दिया। बट अब अपने को R1 और R2 डायरेक्टली मालूम है क्या? अपने को मालूम है क्या कितना है? नहीं मालूम है। तो फिर क्या करेंगे उसको? हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, बट R1 की वैल्यू है V स्क्वायर अपॉन P1 एंड R2 की वैल्यू है V स्क्वायर अपॉन P2। देयरफॉर जब ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? पावर टोटल इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, है ना। अब यहाँ से V स्क्वायर कॉमन निकाल के काट दो और नीचे क्या बचेगा आपके पास में? कॉमन निकाल के V स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन, यहाँ पे बचा है 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, यानी कि मैं उसको लिख सकता हूँ P1 प्लस P2 अपॉन P1 इंटू P2, है ना। सही बात है, ऐसा दिख रहा है मेरे को, ऐसा दिख रहा है, तो ये चला गया ऊपर, है ना। तो टोटल पावर इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। क्या ये इसका फॉर्मूला नहीं है? 1 अपॉन P1 1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, है ना। यही तो है, यही तो है। अरे इसका रेसिप्रोकल लिया तो ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही तो है। उसके बाद में ये दोनों को सॉल्व किया तो ये बनता है ना। फिर ये देखो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 होता है, और फिर इसमें का P1 P2 ऊपर चला जाता है। रेसिप्रोकल ले लिया तो, रेसिप्रोकल ले लिया तो मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस के केस में आपको मालूम है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल को ऐसे सॉल्व करके ऐसा लिखते थे अपन। तो फिर अपना टोटल पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा? देखो जरा, टोटल पावर कंज्यूम इज इक्वल टू P1 कितना है? व्हाट इज P1? किधर गया P1? 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50। टोटल पावर कंज्यूम इज इक्वल टू 33 वैट्स। देखो अभी हमने क्या निकाला था? टोटल पावर कंज्यूम कितना आया था? 33 वैट आया था, ठीक है। अब ये है उसका दूसरा मेथड, वो तो एक शॉर्टकट था, ठीक है। वो आपने शॉर्टकट यूज किया था, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगाया था आपने टोटल पावर कंज्यूम निकालने के लिए? टोटल पावर कंज्यूम आपने निकाला था P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 से, है ना। P1 प्लस P2 से ऐसे निकाल लिया था। इससे डायरेक्ट अपने को वैल्यू 33 आ गई थी। अब देखो मैंने उसको दूसरे तरीके से किया। कैसे? कंज्यूम पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, और कंज्यूम पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R2, है ना, दोनों के लिए है। तो देखो पहले R1 R2 निकालेंगे। R1 कैसे निकालते हैं? R1 बोले तो क्या होता है? V स्क्वायर रेटेड अपॉन रेटेड पावर, है ना। V स्क्वायर रेटेड अपॉन रेटेड पावर, ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखे थे अपन ने। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर। तो V रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर से मैंने इसका रेजिस्टेंस निकाला तो 484 आया, और R2 निकाला तो 968 आया, ठीक है। उसके बाद टोटल करंट निकाला मैंने, कितना हो जाएगा टोटल करंट? 220 वोल्ट डिवाइड बाय, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो रेजिस्टेंस की एडिशन कर देंगे तो 1452 हो जाता है रेजिस्टेंस का एडिशन। तो करंट कितना आया? करंट आया है 0.15 एम्पियर। अब अगर करंट 0.15 एम्पियर है तो फिर क्या करो? पहले कंज्यूम पावर 1 निकालो। कंज्यूम पावर 1 निकाला I स्क्वायर R1,
तो 10.89 वैल्यू आई इसकी, समझ लो इसको 10.9 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गई 10.9। और उसके बाद में कंज्यूम पावर 2 निकाला, इसकी वैल्यू समझ लो 21.8 ऐसी आ जाती है। ये दोनों का एडिशन जब करोगे तो आंसर आता है 33, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपरली अगर आपने निकाला तो ये वाला पूरा मेथड करने के बाद आपको वो आंसर मिलेगा। जबकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो डायरेक्टली पावर्स के आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन P1 P2 अपन P1 प्लस P2 कर सकते हो। तो सीरीज में आपको डायरेक्टली टोटल पावर कंज्यूम की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ओके, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन, और ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू बल्ब रेटेड 25 वैट 200 वोल्ट एंड 100 वैट 200 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 400 वोल्ट सप्लाई। शो विथ नेसेसरी कैलकुलेशंस विच बल्ब विल फ्यूज एंड व्हाट वुड हैपन इफ टू बल्ब्स वर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सप्लाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम जो है तो पहले ही शॉर्टकट में देख चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे मैंने इसको पहले भी करके बताया था आपको, ऐसा ही कि दो बल्ब हमने लिए थे और दोनों बल्ब लेकर हमने ये सोचा था कि अगर वो 200 वैट के 200 रेटेड वोल्टेज के हैं, उनको 400 पे लगा दो कि क्या होगा, जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो ज़्यादा होगा, उसके अक्रॉस में हमने जो है तो देखा था कि वैल्यू कैसी आती है, चेंज होती है वैल्यू या चेंज नहीं होती है वैल्यू, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कौन सा वाला बल्ब फ्यूज करेगा। अब हमको यही डिसाइड करना है यहाँ पर कि कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा। देखो, हमने जो एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें क्या था, 100 और 200, 100 और 50 वाट के बल्ब थे, है ना, दो बल्ब थे 100 और 50 वाट का। तो 100 वाट के बल्ब और 50 वाट के बल्ब में आपने देखा था कि 50 वाट का जो था बल्ब, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, इसीलिए हमने कहा था कि वो वाला फ्यूज हो जाएगा, यानी कि कम वैटेज वाला फ्यूज हो रहा था। अब अपने पास में इस क्वेश्चन में कौन सा है, इस क्वेश्चन में अपने पास में दिया है दो अलग अलग बल्ब जिनकी वैल्यूज है 25 और 100 वाट। यानी कि पहला जो बल्ब है, मैं सबसे पहला केस लेता हूँ, केस 1, और इसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, है ना, सीरीज में। तो ये लगा देते हैं पहला बल्ब, ये हो गया सीरीज में दूसरे के साथ, ओके, और दोनों को दे दिया 400 वोल्ट के अक्रॉस, ये है 400 वोल्ट्स। इसकी वैल्यू जो है ये 25 वाट है और इसकी वैल्यू 100 वाट, ठीक है। इसका रेटेड वोल्टेज कितना है, इसका रेटेड वोल्टेज 200 है, ठीक है, 200 वोल्ट, इसका भी रेटेड 200 है, वेरी गुड। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा अपने लॉजिक के हिसाब से ये जल जाना चाहिए, है ना, 25 वाट फ्यूज हो जाना चाहिए, क्योंकि कम वैटेज वाला फ्यूज हो रहा था अपना लास्ट केस में अपने जो शॉर्टकट में देखा था। चलो निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बल्ब का, रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू, अब ये बार बार लिखने की जरूरत तो पड़ रही है अपने को, तो V²/P1 लिख देता हूँ मैं। V² कितना होगा, तो मैं बोलूंगा V², उसका रेटेड वोल्टेज की बात हो रही है, जो लगाया गया वोल्टेज की बात नहीं होती है, रेटेड की बात होती है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेटेड यूज करना, क्या करेंगे, रेटेड यूज करना है। रेटेड कितना है, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर कितना है उसका 25, है ना, पावर उसका 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 1600 ओम्स, ये आ जाएगा आपका 1600 ओम। उसके बाद में R2 निकालो, तो R2 का फॉर्मूला भी क्या होगा, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपकी आने वाली है 400, ठीक है। ये आ गया आपके पास, दोनों रेजिस्टेंसेस आपके पास में आ चुके हैं। अब दोनों रेजिस्टेंस आ गए तो हम क्या करते हैं कि करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों में से करंट कितना है, अलाउएबल करंट कितना है दोनों के अंदर, अलाउएबल करंट वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं कि अलाउएबल वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 200, है ना, 200 का ड्रॉप। तो देखो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ड्रॉप ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, R1 का, यानी कि इसके क्रॉस में ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा, इसके अक्रॉस में ड्रॉप ज्यादा होगा V1 के। जब ज्यादा ड्रॉप होगा इसको कम मिलेगा, इसको कम वोल्टेज मिलेगा, इसको ज्यादा। जब इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा ब्राइटर ग्लो करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। ड्रॉप ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी, ये डिम हो जाएगा, ये ज्यादा ब्राइट होने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसमें अलाउएबल करंट से ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो ये फ्यूज होने वाला है। तो अपना लॉजिक अभी भी वही आ रहा है कि इसका 25 वाट जो है वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आ रहा है, इसीलिए ये फ्यूज होने वाला है, ठीक है, याद रख लो ये फ्यूज होने वाला है। चलो अलाउएबल करंट से निकाल के देखते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करंट I1 इज इक्वल टू, क्या करोगे, करंट की वैल्यू क्या होती है, V/R होती है ना, V/R
200 डिवाइड बाय आर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है R1 का, 1600 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, 1/8 हो जाएगा, सॉरी 1/8 एम्पियर, 1/8 एम्पियर। तो मैं लिख देता हूँ I1 की वैल्यू आई है 0.125 एम्पियर, याद रखो हाँ, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, पहले वाले बल्ब में इससे ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। करंट I2 निकालते हैं, V/R2, V इज 200, R2 कितना है 400, यानी ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब हम बोल देंगे 0.5 एम्पियर। बस, इससे ज़्यादा करंट अलाउड नहीं है। अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो किया तो बल्ब जलने वाला है, ठीक है, बल्ब जल जाएगा। आप ज़रा देखते हैं कि एक्चुअली जब उनको सीरीज में आपने लगाया तब करंट कितना फ्लो होगा। व्हेन दे आर इन सीरीज, आई विल बी, करंट निकालना है अपने को, तो करंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन, करंट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज यानी अप्लाइड वोल्टेज लिखो इसको, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टोटल, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 400, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 400, अभी आया इसकी कैलकुलेशन, अपॉन रेजिस्टेंस टोटल कितना है 400 और 1600, 1600 प्लस 400 है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से करंट कितना निकला फिर 400 डिवाइड बाय 2000, 1/5 है ना, 1/5, 1/5 का मतलब हुआ कि करंट इन सीरीज इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अरे है कि नहीं, बात सही है, ठीक है, 0.2 एम्पियर का करंट है। अब मैं बोल रहा हूँ 0.2 एम्पियर का करंट है भाई, है ना, 0.2 एम्पियर का करंट है भाई। अब ये 0.2 एम्पियर का करंट किससे ज्यादा है किससे कम है, IS इज ग्रेटर देन I1, बट IS इज लेस देन I2, है कि नहीं, 0.5 से कम है और 0.125 से ज्यादा है। देयरफॉर हम बोलेंगे कि बल्ब B1 विल ब्लो, समझे, कौन सा फ्यूज होगा, या इसको ऐसा बोला जाता है विल फ्यूज, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ऐसा बोलता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछना मालूम है, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होने वाला है, जिसमें से ज्यादा करंट जा रहा है। अलाउेबल करंट ही 0.125 है मेरे भाई, अरे इसके अंदर से करंट इतना अलाउड है, आप ज्यादा करंट भेज रहे हो, सीरीज में करंट ज्यादा है, ज्यादा करंट भेज दिया, फ्यूज हो गया, है ना, तो जल जाएगा। कौन सा जलेगा, ये वाला, वही था ना अपना गैस भी क्या था, वही था कि ये वाला फूटने वाला है, तो वही फूटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं हुआ ना। चलो इसके पैरेलल देखते हैं। अलाउेबल करंट याद रखो और देखते हैं पैरेलल में क्या होगा। दूसरा केस है पैरेलल का, B1 और B2, इसमें से करंट जाएगा I1, इसमें से करंट जाएगा I2, है ना, और ये हो जाएगा करंट आपका टोटल I। अब क्योंकि वोल्टेज तो सेम मिलने वाला है, तब अपन क्या कर लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, अप्लाइड वोल्टेज है 400, करंट रेजिस्टेंस है 1600, यानी कि यहाँ से जा रहा है 0.25 एम्पियर करंट, है ना। I1 डैश कितना है 0.25, अच्छा I2 डैश ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। वेरी गुड, अब ये 1 एम्पियर करंट हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अपने पास में अलाउेबल कितना था, अलाउेबल करंट वाज क्या है, I1 इज इक्वल टू 0.125 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे देखो ये 0.25 जा रहा, जो कि 0.125 से ज़्यादा है, और I2 में 0.5 चाहिए था, 1 एम्पियर जा रहा, मतलब बोथ बल्ब विल फ्यूज, है कि नहीं, बोथ बल्ब विल फ्यूज, दोनों बल्ब फूटने वाले हैं, बिकॉज करंट अलाउेबल जितने थे
0.5 और 125 उससे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए दोनों बल्ब फूटने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर में वो करंट डिवीजन कब लगाते हैं अपन, जब अपने को मेन करंट मालूम होता है तब अपन करंट डिवीजन लगाते हैं। और अगर मेन करंट मालूम नहीं है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, क्योंकि 400 वोल्ट लगा हुआ है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये वाला फार्मूला I1 डैश के लिए, I2 डैश के लिए सेम ऐसे फार्मूला, और दोनों की वैल्यू कैलकुलेशन की तो दोनों बल्ब फूटने वाले अपने। वेरी गुड, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। चलो एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो डिमिंग ऑफ बल्ब, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिमिंग ऑफ बल्ब एक्चुअली होता क्या है। इसमें क्या होता है कि समझ लो आपके पास में एक सर्किट है जिसमें यहाँ आपने 200 वोल्ट का एक पावर सोर्स लगा रखा है। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा कुछ, तो भी वायर का रेजिस्टेंस समझ लो 50 ओम्स है। ओके, यहाँ से जाने के बाद में एक पैरेलल में एक बल्ब लगा हुआ है, समझ लो इसको बल्ब ले लेते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस तो होता है ना, इसलिए बल्ब का रेजिस्टेंस है, समझो ये। और यहाँ पर आगे जाओगे तो एक हीटर लगा होगा, ये होगा एक हीटर। हीटर के अंदर भी एक्चुअली क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हो गया आपका हीटर। अब देखो जरा फंडा समझने वाला क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है मैं इसको प्रॉपरली बल्ब दिखाऊंगी आपको, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली आपके घर में भी ये सारी चीज़ें यूज होती है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया मालूम है, इसकी वैल्यू भी 100 ओम रखी, इसकी वैल्यू भी 100 ओम रखी। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए लिया है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने उसको सिर्फ समझने के लिए बताया क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अभी अभी देखो क्या होता है मालूम है, जैसे ही आप यहाँ पे स्विच S1 को ऑन करोगे तो स्विच S1 को ऑन करने के बाद हमारा बल्ब कितने वाट से जलता है, चलो चेक करते हैं। आगे की सिचुएशन बता देता हूँ क्या होने वाला है। देखो स्विच S1 को आपने ऑन किया, बल्ब जला, बल्ब ब्राइटर है, ठीक है, ब्राइट फुल ब्राइटनेस से जलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आपने ये S2 को ऑन किया। जैसे S2 को ऑन किया तो हीटर चालू हो गया। हीटर चालू होते ही बल्ब डिम हो जाता है। ठीक है, हीटर चालू होते ही बल्ब डिम हो जाता है। ऐसा क्यों? आपके घर में भी आपने देखा होगा, जैसे आप AC ऑन करते हो या फिर जो है तो हीटर ऑन करते हो, ठीक है, जो पुराने घरों में यूज होती है, गाँव लोगों में यूज होती है सेगड़ी वगैरह, तो जैसे वो ऑन करते हैं वो हीटर ही होता है ना एक्चुअली। उसको जैसे ऑन करते तो क्या होता है, सारे बल्ब डिम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम वो ये देख रहे हैं। तो देखो जरा क्या होता है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि when switch S1 is on, जब आपने सिर्फ S1 को ऑन किया, S2 को ऑन नहीं किया, तो जैसे ही आपने इसका कांटेक्ट मिला दिया तो कांटेक्ट मिलाने के बाद में रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा। देखो रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू, ये 50 और ये 100 सीरीज में आ गया ना, 50 + 100, तो ये हो गया आपका 150 ओम्स। और वोल्टेज कितना मिल रहा है, 200, तो करंट कितना हो जाएगा। देखो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 150, ये करंट मिल जाएगा अपने को। ठीक है, 4/3 एम्पियर्स ये करंट मिल गया। अब ये करंट के बाद में अपन देखेंगे कि बल्ब ने पावर कितना कंज्यूम किया होगा, तो अपन लिखेंगे पावर कंज्यूम बाय बल्ब, पावर कंज्यूम बाय बल्ब, P इज इक्वल टू I²R, है ना। करंट का स्क्वायर बोले तो 4/3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 100, तो ये पावर कितना हो जाएगा, दिस पावर बिकम्स 177.8 वैट्स, ये हो जाएगा आपका पावर, याद रखो। ठीक है, इतने पावर के साथ बल्ब आपका ग्लो करने वाला है, समझ रहे बात आपको। ठीक है, 200 वैट का बल्ब होगा शायद वो, आई थिंक, इसीलिए तो 177 से तो अभी जल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आप क्या करते हो, S2 को ऑन करते हो। अब जैसे ही आपने S2 हीटर को ऑन किया, व्हेन हीटर इज ऑन, हीटर मेड ऑन, जैसे हीटर को ऑन किया आपने तो क्या हो जाएगा, हीटर को ऑन करते ही ये दोनों काय में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो हम कहेंगे कि हीटर एंड बल्ब
आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में आ गए तो उसका आरपी कितना हो जाएगा फिर, आरपी इज इक्वल्स टू ये दोनों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, मतलब 100 100 तो डायरेक्ट 50 भी लिख दे चलता है, डायरेक्ट 50 ओम्स, ठीक है। 100 100 का पैरेलल ले लो 50 आता है। नॉट टोटल रेजिस्टेंस कितना, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल्स टू 50, ये वाला 50 प्लस ये दोनों का पैरेलल, तो आंसर इज 100 ओम्स, ठीक है, 100 ओम्स। देयरफॉर करंट कितना, करंट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100, रेजिस्टेंस टोटल, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस टोटल, है ना, टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मिलने वाला करंट मिल जाएगा आपको, करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। मतलब यहाँ से कितना एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, समझो। अब इधर 100 और 100 है तो मतलब आधा करंट इधर जाएगा, आधा करंट इधर जाएगा, है ना, ऐसा हो गया। तो मतलब इसको करंट कितना मिला बल्ब को, देयरफॉर बल्ब विल गेट 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, है कि नहीं बात सही, 1 एम्पियर करंट मिला ना बल्ब को। तो पावर कितना हुआ बल्ब का, फिर पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, करंट का स्क्वायर इज 1 इंटू रेजिस्टेंस इज 100, कितना वोल्ट में कितना वैटेज मिला, 100 वैट। मतलब बल्ब पहले कितना ले रहा था, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको पी डैश बोलेंगे, उसको पी बोलेंगे। एज पी डैश इज लेस देन पी, देयरफॉर बल्ब गेट्स डिम्ड, समझे। बल्ब का पहले 177 वैट से जल रहा था और अब 100 वैट से जल रहा है, इसलिए क्या हो गया, बल्ब का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। मैंने सिर्फ बल्ब का निकाला, बल्ब का ब्राइटनेस कम हो गया, समझ में आई बात आपको, बल्ब का ब्राइटनेस कम हुआ है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो जरा, इफ वायर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर जो होते हैं ना, कनेक्टिंग वायर्स आर ऑफ 0 रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस 0 रहा, है ना, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस अगर 0 रहा, तो हम लिखेंगे देयर इज नो सच इफेक्ट, देयर इज नो सच इफेक्ट। ओहो क्या बात है, कैसा होने वाला है ऐसा, यहां पे अगर 50 ओम नहीं है तो आपको ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये हमारा जो प्रॉब्लम है बल्ब डिमिंग होने का, ये सॉल्व हो जाएगा कब, जब हमारे जो वायर्स है जो डिम कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जो है वायर का रेजिस्टेंस, अगर वायर को रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, रेजिस्टेंस ना हो या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, तो कैसे, इसको 50 समझो, ये निकाल दिया। अगर ये निकाल दिया तो यहाँ पे जब पहली बार सर्किट आप देखेंगे S1 चालू है तो रेजिस्टेंस कितना है 100, वोल्टेज कितना है 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200/100 बोले तो 2 एम्पियर का करंट, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट। 2 एम्पियर के करंट के हिसाब से, 2 एम्पियर के करंट के हिसाब से इसमें पावर का ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, 2 एम्पियर का स्क्वायर 4 इंटू 100 बोले तो 400 वैट। बल्ब कितने से जलने वाला है, 400 वैट से जलने वाला है कि नहीं बात सही, बल्ब जलेगा 400 वैट से, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। P कितना हो जाएगा 400 वैट। अच्छा दूसरी बार देखो, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये दोनों का पैरेलल आ जाएगा, ये पैरेलल आने के बाद में ये 100 और 100 का पैरेलल बोल के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस 50, है ना, ये 50 आ जाएगा। अब करंट कैसे निकलेगा, डायरेक्टली 200 डिवाइड बाय 50 से निकलेगा, मतलब 4 एम्पियर करंट। तो यहाँ से कितना करंट आएगा 4 एम्पियर, और वो 4 एम्पियर करंट इधर दो रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल लिखेंगे तो वो 4 में से 2 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा। फिर से इसको कितना वोल्टेज मिला, इसको करंट कितना मिला 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वोल्टेज कितना आया, पावर 400 वैट। समझे आपने बात को, ठीक है। अगर ये 50 ओम अगर यहाँ नहीं होता तो ये वाला डिमिंग इफेक्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो डिमिंग इफेक्ट निकालने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, बट ऐसा किया नहीं जा सकता, इसीलिए हमारे घर की जो कनेक्शन होते हैं ना, घर के कनेक्शन ऐसे होते हैं, ये कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होता है कुछ तो भी, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, हीटर होता है, बल्ब के बाद हीटर फैन वगैरह सब, जैसे हीटर और गीजर्स और एसी ऑन होते हैं, फ्रिज ऑन होता है, फ्रिज तो ज़्यादा नहीं लेता वैसे, लेकिन ये ज़्यादा जैसे ही लेते हैं तो इनके लेते ही साथ ही क्या होता है, हमारे जो बल्ब है वो डिम होना शुरू हो जाते हैं। क्या ये बात अच्छे से समझिए आपको क्लियरली, ये है उसका कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन क्या दिया, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट बाय अ बल्ब ऑफ 210 वैट, ठीक है। तो समझ लो सेकंड क्वेश्चन अपना, वैटेज कितना है बल्ब का 210 वैट, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस पूछा है, टाइम दिया 5 मिनट, 5 मिनट मतलब कितना होता है 300 सेकंड ना, ठीक है, ऐसा होता है 300 सेकंड के अंदर में कितना होगा बोल के। तो चलो फिर लगा लेते हैं, अपने पास में फॉर्मूला है, देखो वी हैव फॉर्मूला फॉर हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम।
कितना आने वाला है इसका पावर, पावर कितना है 210 इंटू टाइम कितना है 300। तो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है 63000 जूल्स है ना। अपने को ऑप्शन लेकिन कैलोरी में दिया है, क्योंकि ऑप्शन में कैलोरी में दिया और 4.2 जूल पर कैलोरी जे की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी है जे की वैल्यू, कितनी है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो फिर अपने क्या करना पड़ेगा इसको 63000 अपॉन 4.2, ठीक है। ये वैल्यू आती है 15,000 कैलोरी ऑफ हीट विल जनरेटेड इन 5 मिनट्स बाय अ बल्ब ऑफ 210 वैट्स, ठीक है 210 वैट्स। चलो अब देखते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन है अ हीटर कॉइल is cut into 2 parts of equal length and one of them is used in the heater. The ratio of heat produced by this half coil to that original coil is, यानी कि क्या है मालूम है कि एक हीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस ओरिजिनल में कितना था, ओरिजिनल में उसका रेजिस्टेंस R था। आपने फिर क्या किया, उसको कट किया 2 इक्वल पार्ट के अंदर में, इक्वल लेंथ के अंदर में आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब आप जैसे ही उसको इक्वल लेंथ में डिवाइड करोगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि एज रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए है ना। तो एल बाय ए, रो और ए तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिख सकते हैं R2 जो है आपका, यानी कि बाद में जो वैल्यू आ रही है आपकी R डैश इज इक्वल टू R/2 आने वाली है ना। जब आप उसको हाफ में डिवाइड कर दोगे, जब आप उसको कट कर दोगे आधे में कट करने के बाद उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। अब अपने पास में हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, हीट इज इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला है V²T/R है ना, V²T/R, ये हीट का फॉर्मूला अपने पास में। दूसरा भी है I²RT भी है, लेकिन क्योंकि अपन क्या करने वाले हैं उसको सेम वोल्टेज पे लगाने वाले हैं दो बार है ना, सेम वोल्टेज पे लगाने वाले हैं। और क्योंकि रेजिस्टेंस बदलने की वजह से करंट बदल सकता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं करंट को नहीं लेते हुए हम वोल्टेज को ले रहे हैं। क्योंकि वोल्टेज क्या होने वाला है, एक कॉइल है आपका, वो आपने 220 वोल्ट पे लगाया, उसके बाद उसको कट किया, फिर अब 2 टुकड़े हो गए, तो फिर भी उसको आपने 220 पे लगाया, तो कौन कांस्टेंट है, वोल्टेज, इसीलिए अपने इसको लिया। इसको लेने के बाद अपने को समझ में आई बात कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये अगर अपने पास रिलेशन अपन लिख सकते हैं H डैश अपॉन H, H डैश बोले तो वो जो पीस आपने कट किया उसके जरिए बनने वाली हीट, अपॉन H बोले तो ओरिजिनल हीट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपके पास में। तो ये है आपके H डैश, मतलब ये हाफ के साथ, ये हाफ कॉइल के साथ और ये फुल कॉइल के साथ है ना, ये हाफ रेजिस्टेंस के साथ, ये फुल रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी इसके अंदर में, इनवर्स हो जाएगी ना, ये देखो इनवर्स हो जाएगी वैल्यू। तो इसको आप बोलोगे R अपॉन R/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि H for half resistance is to H for full resistance is equals to 2:1। समझे बात को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या फंडा समझ में आता है फिर हमारे पहले एग्जांपल से। यदि कोई कॉइल n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर एक पार्ट में प्रोड्यूस होने वाली हीट ओरिजिनल कॉइल से बनने वाली हीट के n टाइम्स होगी, ठीक है। कैसे, यानी कि H डैश इज इक्वल टू NH होगी। अभी निकाले अपन ने वही था ना, H डैश इज इक्वल टू NH, ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आता है अपने पास में, ये फंडा बोल के याद रख लो। और अब देखो एक और फंडा याद रखो, यदि एक बल्ब में करंट x% से चेंज होता है तो पावर में 2x% का चेंज होगा। ऑब्वियस बात है ना, लेकिन ये x की वैल्यू 10% से कम होनी चाहिए। कैसे, कि देखो पावर जो है ये होता है I²R है ना, रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, क्या बोला मैं, रेजिस्टेंस नहीं, करंट, व्हेन करंट इज चेंजिंग, करंट को चेंज करना है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। यही तो बात है, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन करंट और इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन पावर। तो परसेंटेज चेंज इन पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन करंट, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन करंट। लेकिन ये प्रोवाइडेड दैट x की वैल्यू 10% से कम होनी चाहिए, 2% 4% के लिए चल जाता है, ज्यादा के लिए ये नहीं चलता है। ज्यादा अगर हो जाए तो परसेंटेज चेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा होता है, वही वाला अपना कि इनिशियल पावर माइनस फाइनल पावर अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला जो कॉमन यूज करते हैं अपन हर जगह पे, वो वाला लगा देना, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? अच्छा चलो अब देखते हैं और एक न्यूमेरिकल। देखो क्या दिया क्वेश्चन में कि अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन यूनिफॉर्म वायर देन द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी डबल्ड इफ, एक हीट प्रोड्यूस होती है एक कांस्टेंट वोल्टेज लगाने पर। फिर अपने को बोला कि ये हीट डबल कब हो सकती है। ऑप्शन ए क्या है, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर आर हाफ्ड
ऑप्शन बी बोथ लेंथ एंड रेडियस आर डबल, सी ओनली लेंथ इज डबल, या डी ओनली रेडियस इज डबल। अब कौन से रिलेशन से हीट डबल हो सकती है वो देखना है अपने को। तो अपन बोलेंगे कि हीट डबल करना है, हीट डबल करना है, क्या लिखे थे, क्या मतलब 14 5 होगा, कोई तो भी पता नहीं है नंबर से क्या करने का। तो देखो हीट डबल करने का बोले तो अपने पास में हीट का फॉर्मूला कांस्टेंट वोल्टेज है, इसलिए क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया इसीलिए ये यूज करेंगे फॉर्मूला। अब इसके अंदर में अपने पास में आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, एंड व्हाट इज ए इज इक्वल्स टू, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे रो एल अपॉन पाई आर का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा रेडियस के साथ में, आपने को ये लिखना ही पड़ेगा। अब ये सब लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, इक्वेशन में डाल देते हैं। तो इक्वेशन में एच की इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, तो हम बोलेंगे एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर ऊपर चलेगा, है ना, पाई आर स्क्वायर ऊपर चलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, v कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो l कांस्टेंट नहीं है सॉरी, तो हम क्या बोलेंगे h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय l, है ना, ये रिलेशन मिल गया। अगर ये रिलेशन मिला है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है अपने को, ये दोनों भी डबल होना चाहिए, मतलब रेडियस एंड लेंथ दोनों डबल होना चाहिए, जब हीट डबल हो सकती है ना, बोथ r एंड l आर डबल, यानी कि ऑप्शन बी दिख रहा है अपने को। तो बी इज करेक्ट कि बोथ आर और एल दोनों डबल होना चाहिए, तो एच डबल हो सकता है, अरे है कि नहीं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया कि 500 वाट हीटिंग यूनिट इज डिजाइन टू ऑपरेट फ्रॉम 115 वोल्ट लाइन, ठीक है, 115 वोल्ट पे चलना चाहिए। इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 110 वोल्ट द परसेंटेज ड्रॉप इन द हीट आउटपुट विल बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि परसेंटेज ड्रॉप इन द हीट आउटपुट क्या होगा, अपन ने इसका फॉर्मूले से पहले लिखे हुए है ना, ठीक है, इसका फॉर्मूला अपने लिखे हुए थे, क्या होता है फॉर्मूला, पी कंज्यूम, ऐसा लिखते हैं ना अपन इसका, पी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद है क्या, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर इनटू पी रेटेड, है ना, ये होता है रेटेड पावर, रेटेड पी आर ही लिख देंगे उसको, सिर्फ पी आर पहचानते हो आप इसको, है ना, रेटेड पावर। तो अब क्या लिखेंगे फिर कि रेटेड पावर कितना आने वाला है, कंज्यूम पावर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज ड्रॉप का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले दिया था ना, ये वाला, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 110 है, अपॉन ये कितना है 115 है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इनटू पावर कितना है, पावर यूनिट कितना दिया 500 वाट दिया, ठीक है, ये 500 वाट दिया है, तो ये कितना हो जाता है, ये टोटल आंसर इसका निकालो तो ये आता है 456.6 वाट, ये हो गया आपका पावर कंज्यूम, ये है कंज्यूम पावर, ठीक है, कंज्यूम पावर निकल गया। अब आपके पास में फॉर्मूला मैंने दिया था परसेंटेज ड्रॉप का, है ना, परसेंटेज ड्रॉप इन हीट, अगर याद नहीं है तो लिख लो, परसेंटेज ड्रॉप इन हीट, हीट में कितना ड्रॉप होगा, इट इज इक्वल टू, तो आप लिखते हो कि एक्चुअल यानी कि रेटेड माइनस कंज्यूम अपॉन रेटेड इंटू 100, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी, पावर रेटेड कितना है 500 माइनस 456.56 अपॉन ये कितना 500 इंटू 100, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बनती है, इट विल बिकम इक्वल टू 8.6%, ठीक है, 8.6% परसेंटेज ड्रॉप, तो इतना ड्रॉप हुआ है, परसेंटेज ड्रॉप, है ना, इतना ड्रॉप हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन दिया कि 700 watt heater will take time dash minutes to heat 1 liter of water from 20 डिग्री to 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। अपन क्या यूज करेंगे इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला अपना, टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन था, जे एम डेल्टा थीटा, ऐसे था ना वैल्यू, जे एम एस डेल्टा थीटा अपॉन पावर, ये फॉर्मूला था। अब एफ की जो वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू होती है 4200, है ना, जूल पर केजी, है ना, पर केजी, या पर लीटर भी लेना है तो चलता है, यहाँ पे 1 लीटर भी रख सकते हो, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 लीटर भी रख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू जे की वैल्यू आपने 4200 पुट कर दी, इंटू मास कितना है 1 kg यानी 1 लीटर, और इंटू टेम्परेचर चेंज कितना है 80 माइनस 20, ठीक है, 1 kg को 1 लीटर ले लो, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन सेम आता है, ठीक है, कोई फर्क की बात नहीं है। और पावर कितना है, पावर है 700 वाट, तो अपना ये इससे चला जाएगा 7 से 6 टाइम्स, ठीक है, 80 माइनस 20 बोले तो कितना बचा, 360 सेकंड बोल दो क्या, है ना, 360 सेकंड, 360 सेकंड मतलब कितने मिनट हो गए, 6 मिनट क्या, तो टाइम कितना लगा 6 मिनट। ऐसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको बहुत सारा, कभी कभी बॉईल दे देता है वो कि इसको बॉईल कर दो बोला तो भी कर लेने का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
इसी तरह समझो एक और क्वेश्चन आता है कि द पावर ऑफ अ हीटर इज 500 वैट एट 800 सी, है ना, ऐसा हो गया 800 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो आप ऐसा बोलोगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है इसके अंदर में, अल्फा की वैल्यू दिया है 4 × 10 का पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ऐसा दिया है। और आपको बोला है कि पावर ऑफ हीटर इज 500 वैट, तो अपन पावर का फॉर्मूला लिख लेंगे, जब जो दिया वो ले लेने का, I²R होता है फॉर्मूला, है ना, पावर का, या फिर दूसरा वाला क्या होता है V²/R होता है पावर का, ठीक है। अब ये दोनों में कौन सा लगाना हो देख लेंगे अपन। तो अपन बोलेंगे कि कोई वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है ना, टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है, तो अपन बोलेंगे कि ये वाला फॉर्मूला चलेगा अपने को। तो अपन बोलेंगे कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से अगर अपन ने ऐसा लिखा कि P1/P2 इट इज इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R2/R1, है ना, R2/R1 ऐसे आ जाएगी। अब R2 को अपन रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है रेजिस्टेंस चेंज अल्फा के साथ में रिलेशन क्या आता है, 1 + अल्फा और T1 अपॉन 1 + अल्फा T2, ऐसे आ जाएगा ना वैल्यू, 1 + अल्फा और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 है 800 कुछ तो, है ना, इसका T2 आएगा ना रे बेटा ऊपर, और ये T1 आएगा ना, वो तो सोच रहा हूँ कैसे हुआ। T2 कितना है, टेम्परेचर T2 दिया 200 और नीचे आ जाएगा 1 + अल्फा × 800, 1 + अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 × 10 का पावर -4 × 200, है ना, डिवाइडेड बाय 1 + 4 × 10 का पावर -4 × 800, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर बनेगा P1 मालूम है ना अपने को शायद, हाँ मालूम है ना, तो अपन लिखेंगे P1 की वैल्यू कितनी है 500 वैट अपॉन P2 फाइंड आउट करना है, इट इज इक्वल टू 1.08 डिवाइडेड बाय 1.32, इसकी वैल्यू 1.32 आएगी इसकी वैल्यू। सो P2 विल बी इक्वल टू 611 वैट, P2 की वैल्यू आती है 611 वैट, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको ये भी समझ में आया कि अगर रेजिस्टेंस तब बदल रहा है, अगर रेजिस्टेंस बदलता है तो आपको पावर की कैलकुलेशन कैसी करनी है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आया, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर बॉइल्स इन इलेक्ट्रिक केटल इन 15 मिनट्स आफ्टर स्विचिंग ऑन, इफ द लेंथ ऑफ हीटिंग वायर इज डिक्रीज टू 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बॉइल विद द सेम सप्लाई वोल्टेज इन कितने मिनट में होगा। तो अपन लिखेंगे कि देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट का, क्योंकि वोल्टेज सेम लगने वाला है इसीलिए हम लिखेंगे V²/R × T वाला फॉर्मूला, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो तो अपने को मालूम है ρL/πr² होती है, ठीक है, ऐसा वाला। तो अब एरिया तो उसका कांस्टेंट है, इसीलिए फिर अपन क्या करेंगे कि सारे लोग कांस्टेंट है तो L के साथ में क्या रिलेशन बनता है बस वो बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय ρL/πr², तो ये हो गया आपका एरिया ऊपर चलेगा, ठीक है। इसको एरिया बोलते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है इसको लिखने की, तो एरिया ऊपर चलेगा अपना। अब देखो ये वाला अपने पास इक्वेशन मिला, अब हीट तो सेम लगने वाली है ना, 15 मिनट तक गर्म करना पड़ा था पहले, हीट तो सेम लगने वाली है गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए पानी को, ρV², A सब कांस्टेंट है, L और T का रिलेशन क्या होगा फिर, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये रिलेशन आ जाएगा। और लेंथ को कैसे चेंज किया मालूम है, L' इज इक्वल टू 2/3 ऑफ L कर दिया। कैसे, उसने बोला डिक्रीज टू 2/3 ऑफ L, अगर बोलता कि डिक्रीज बाय बोलता तो हम क्या करते थे मालूम है कि डिक्रीज बाय के अंदर में 2/3 को माइनस करते थे, L में से माइनस करके 1/3 लिखते थे बची हुई लेंथ, लेकिन अभी ये लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि T2/T1 इज इक्वल टू L2/L1, ठीक है, ऐसी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T2 जो टाइम लगने वाला है मुझे, अरे T2 जो बात का टाइम लगने वाला है मुझे, L2 की वैल्यू कितनी है 2/3 ऑफ L डिवाइड बाय L into T1। हाँ भेज दे पूरा। Therefore T2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 15 मिनट, है ना, 10 मिनट लगने वाले क्या, अरे हाँ जी, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, लेंथ कम करने की वजह से रेजिस्टेंस कम हुआ, मतलब हीट बढ़ गई, हीट बढ़ गई तो टाइम क्या होने वाला है, कम होने वाला ना, है ना, हीट बढ़ जाएगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। 10 मिनट में गर्म कर दिया आपने इसको, वेरी गुड। एक लास्ट लो, an electric kettle has 2 heating coils, when one of the coil is connected to AC source, the water in the kettle boils in 10 minutes, when the other coil is uses the water boils in 40 minutes, if both are coil is connected in
पैरेलल टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी टू हीट कितना होगा, पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया तो। यही क्वेश्चन सीरीज का भी दे सकता था अपने को, ठीक है, सीरीज का भी दे सकता था, पैरेलल का भी दे सकता था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फिर क्या कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक कैटल की वैल्यू दिया है, तो हम बोलेंगे कि इन पैरेलल क्या होता है, देखो पैरेलल के अंदर में टाइम कितना लगेगा, तो हम बोलते हैं कि टाइम इन पैरेलल इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अरे है कि नहीं, ऐसे तो सीखे थे अपने, ये वाला होता है बिल्कुल टाइम। तो अगर थ्योरी के हिसाब से अपना ये वाला आना चाहिए टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, देखो कौन कौन कितने में गर्म करता है, एक 10 मिनट में करता है, दूसरा 40 मिनट में करता है, और 10 प्लस 40, तो ये वाली वैल्यू कितनी आने वाली है, टप्पू 8 मिनट आने वाला है ना। तो अगर टप्पू 8 मिनट आया है यानी कि टाइम इन पैरेलल, ठीक है। अगर यही सीरीज में देता तो इन सीरीज टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता था, दोनों का टाइम एडिशन हो जाता है ना। सीरीज के अंदर में टाइम का एडिशन होता है, ये भी पढ़े ना अपन ने, टाइम का एडिशन होता है मतलब कितना हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा भी, बहुत टाइम लगने वाला है भी। अगर दोनों यूज़ कर लेते हो तो 50 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 50 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस लेंगे, नीट में वाले क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ये सारे के सारे रहेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। ये बहुत इजी वाले लेवल आज के मैंने क्वेश्चन ले लिए। अब कल के लिए जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, उसके अंदर में बहुत सारे बल्ब कॉम्बिनेशन रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग वोल्टेजेस वगैरह कैलकुलेट करना रहेगा। तो कल के लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ, जो कि प्रोबेबली हमारे इस सेक्शन का लास्ट एपिसोड होगा शायद, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर जरूरत ना पड़ी तो कल का ही लास्ट एपिसोड होगा, तो ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में। थैंक यू वेरी मच, बाय।